हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की क्लास 7 से द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। किस तरीके से कुछ नए राजास का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से मॉडर्न पीरियड्स के अंदर से आने से पहले मिडलीव पीरियड आपका जो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में और 8th सेंचुरी के सेकेंड हाफ का कहा जाता है, इसको हम मिडलीव पीरियड्स कहते हैं। उसके अंदर किस किस तरीके से न्यू किंग्स और किंगडम्स का अराइव्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आपकी इमरजेंसी ऑफ द न्यू डायनेस्टीज किस तरीके से इमर्ज होते हैं, इमर्ज होते हैं, किस तरीके से नए जो राजा रजवाड़े होते हैं वो डेवलपमेंट जोन में आते हैं, या कह लो कि उनकी जो डायनेस्टी होती है वो एक अलग लेवल पर आती है। तो किस तरीके से आती है, वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या काम करते हैं, जो बड़े बड़े योद्धाओं थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनको अपने साथ रखना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किया और अपने जो सब कॉन्टिनेंट्स थे उन तक उनको फैलाना शुरू किया। क्यों? उससे उनको दो चीज़ें मिल रही थी। पहली चीज़ उनको मिल रही थी वफादारी, दूसरी चीज़ मिल रही थी कि उनके पास से जितना कुछ पैसा आ रहा था उसका कुछ ना कुछ % ऑफ टैक्स उनको देना पड़ता था। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि ब्रिंग द गिफ्ट फॉर द किंग्स, आपको दिख रहा होगा अभी हमने। और ये क्यों सब कुछ वो कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था जो अब उनके पास जो बिग लैंड ओनर्स थे उनको दिख रहा था कि अगर हमने उन राजा को साथ नहीं दिया, ठीक है, तो या तो वो हमको मार डालेंगे या फिर हमारी सारी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई आर्मी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बट हाँ, कहीं ना कहीं राजा को भी इस बात का खतरा था कि बिग लैंड ओनर्स के पास बहुत पैसा है और जो वॉरियर्स है उनके पास स्ट्रेंथ है। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर ये दोनों मिल जाएंगे तो राजा के अगेंस्ट जाके उनको मार सकते हैं। सिंपल सी बात है, योद्धा को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब जो उनको ज़्यादा पैसा फेंक के मारेगा वो उनके लिए लड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो बिग लैंड ओनर्स हैं, अगर वो बोलेंगे कि हम आपको इतनी ज़मीन दे देंगे या फिर इतना पैसा आपको दे देंगे, आप हमारे लिए लड़ो, तो होगा क्या? जो बड़े बड़े योद्धा थे वो जो कह रहे हो कि किंग के अगेंस्ट में जाके विद्रोह कर देंगे और वो उनका पूरा शासन हिला देंगे। तो वो ना हो, इसलिए उन दोनों कैटेगरी को अलग रखा गया। योद्धाओं के अलग कैटेगरी में रखा गया, उनको अलग से राजा रजवाड़े दिए गए, उनको अलग से एक छोटा सा सब कंट्रीज में कॉन्टिनेंट दिया जाता था, उनको छोटा सा आइलैंड के रूप में उनको दे दिया जाता था कि भाई इस एरिया के जाके आप अपना रूलर कीजिए। जो बिग लैंड ओनर्स थे उनको बोल दिया गया कि आपको जितना जो करना है सब कुछ करो, बट आप खुद की मिलिट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते हो, आपको मिलिट्री को डेवलप करने के लिए हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो लैंड ओनर्स थे वो उनके लिए गिफ्ट के रूप में आते थे। जो मैंने रूलर्स ऑफ डायनेस्टी, जो बहुत सारी डायनेस्टी उसमें इस टाइम के अंदर आरंभ होती है, वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो गुज्जर प्राहत का शुरुआत होती है। ठीक है, कौन सी है? गुजर प्रतिहार का शुरुआत होती है। फिर आपका पाल है, राष्ट्रकूट है, चाहमान है। फिर दक्षिण भारत के अंदर आपका चोल, पांडवा और चालुक्य वंश, ये सारे के सारे शुरू हो जाते हैं आपके न्यू डायनेस्टी के अकॉर्डिंग्स। अब आते हैं कि उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को किस तरीके से डेवलप किया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले बोले उन्होंने इसको डिवाइड करके उन्होंने उसको शुरुआत करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो किस तरीके से किया? उन लोगों ने अपने आप को एक अडॉप्टेड किया, मतलब अपने आप को एक टाइटल अडॉप्ट किया उन लोगों ने, सबने किया। जितने जो बड़े बड़े राजा थे उन राजा ने अपने आप को राजा अधिराज का सम्मान किया। क्या दिया गया? राजा अधिराज का सम्मान दिया कि राजाओं का राजा और सबसे पावरफुल इंसान। ओके, ये होने के बाद हुआ क्या कि राजा को पता चल चुका था कि सारी की सारी पावर्स मेरे तक है, तो उसको अब अपनी थोड़ी पावर्स को डिवाइड करना पड़ता था संबंध के बीच में, या फिर कह लो कि सांतों के बीच में। तो उन लोगों ने क्या किया, जो प्रीस्ट थे, जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो ब्राह्मण्स थे, उनको अपने लेवल तक नहीं लेके आए, बट उनको पावर्स दे दी। उनको पावर्स दे दी कि जो आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास आपकी ट्रेड करने की फुल पावर्स हैं, आपको हमें सिर्फ इतना धर्म में टैक्स देना है। ब्राह्मण्स को कहा गया कि आप हमारे राज्य के अंदर धर्म का प्रचार करो, जो करना करो, मंदिर बनाओ, सब कुछ करो, बट आप हमारे धर्म को प्रचारित करो। जो व्यापारी लोग थे उनको कहा गया कि आप जितना हो सके उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेडिंग्स के अंदर ध्यान दो, आपको ये पावर्स दी जाती। तो राजा इनडायरेक्टली सब कुछ ऊपर बैठ के देख रहा था, हर एक चीज़ उसके कंट्रोल में सब कुछ प्यार से चलती जा रही थी। ये उसका मेन चीज़ था। होता था क्या कि सेंडर द पार्ट ऑफ द व्हाट दे हैव प्रोड्यूस। अब होता ये था कि जो कुछ भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कुछ भी वो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर इनडायरेक्टली हक था राजा का। राजा ये कहता था कि आपकी चाहे वो ज़मीन आपकी है पर वो मिट्टी मेरी है। उनका ये मेंटालिटी थी, समझ रहे हो? उनकी ये मेंटालिटी थी कि वो लोग इस तरीके से टैक्स निकलवा रहे थे लोगों के पास से कि वो उनको कहते थे कि चाहे ज़मीन आपकी हो पर ज़मीन के ऊपर ये मिट्टी मेरी है, एक काम करो मिट्टी मेरे को दे दो और आप ज़मीन अपनी ले जाओ। ये पॉसिबल है?
ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया था कि भाई कुछ हिस्सा प्रोड्यूस होने के बाद राजा को पास दे दो, राजा उसको चाहे उसके पास अपने पास रखे, उससे महल बनवाए, चाहे उससे मंदिर बनवाए, चाहे उससे अपनी मिलिट्री को सजाए, कुछ भी करें, बट हम उस चीज़ को वो हिस्सा देने के बाद हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो होता भी यही था कि राजा के पास फाइनेंस की कभी कमी होती नहीं थी, उसको पैसा आता था और वो उन पैसे से वो टेम्पल्स या फिर फोर्ट्स को बनाने या फिर अपने मिलिट्री को डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता था। अब होता ये था कि इस हद तक उनके पास डिवाइडेशन हो चुका था ना, इस हद तक कि अब उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उनको एक रिक्रूटमेंट करना पड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऐसा इंसान था कि जो हर एक डिपार्टमेंट में जाके उनका रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्टर था वो। ठीक है, उसका एक ही काम था कि सारे डिपार्टमेंट्स में जाके सारे जितने भी लोग थे, व्यापारी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, बिग लैंड ओनर्स थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है, इन सब कोएफिशिएंट्स थे, इन सब के पास जाके आपको क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है हर महीने या फिर हर तारीख जो कुछ भी डिसाइड उस टाइम पे की गई थी। आगे बात करते हैं प्रायश्चित के बारे में। ठीक है, प्रायश्चित के बारे में, प्रायश्चित इन द लैंड ग्रांट्स। अब होता ये है कि जो ब्राह्मण्स थे उनको रिवॉर्ड्स के रूप में जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा उनको ब्राह्मण्स को लैंड देते थे। ठीक है, जब भी वो खुश होते थे कि भाई ये अच्छा काम हुआ है, फिर ये बहुत अच्छा काम हो गया, उसमें ब्राह्मण्स का हाथ है, तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको बड़ी बड़ी लैंड्स दी जाती थी। और इन सब का रिकॉर्ड कॉपर प्लेटेट्स के या फिर पित्तल के धातु के पूरी की पूरी शीट के ऊपर ये लिखा होता था। ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ था कि हु वॉज गिविंग एंड हु वॉज द रिसीवर, दोनों चीज़ लिखी होती थी। तो आज भी हम जब कहते हैं ना कि कोर्ट के अंदर ताम्रपत्र की वैल्यू क्या है, तो ताम्रपत्र की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ताम्रपत्र ओरिजिनल है और उसमें मेंशन कर दिया है कि भाई XYZ ने XYZ को ज़मीन दी थी, तो अगर वो प्रूफ होता है कि ये जो ताम्रपत्र है वो रियल है, वो इतने साल पुराना है, अब वो इतने साल पुराना किस तरीके से पता चलेगा, तो कार्बन डेटिंग से उनको पता चलेगा। जब उनको पता चलेगा तो होगा क्या कि वो पूरा केस पलट के वापस किसके पास आ जाएगा, जिसके पास वो ताम्रपत्र है और जो उसमें लिखा हुआ है वो सत्य होगा, इसके अलावा और कोई सत्य माना जाएगा नहीं। क्लियर, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास आज जो ज़मीन है, ठीक है, वो चाहे सिर्फ मैं बोलता हूँ आज आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, ठीक है, 100 बीघा, और उस 100 बीघा के ऊपर आपके पास दस्तावेज है, आपके पास 7 बार है, आपके पास ज़मीन के कागज़ हैं, आपके पास है, वो आपके बाप दादा के पास है, आपके पास होते हुए आपके पास आई है, और मैं एक ताम्रपत्र लेके आता हूँ जो 4000 साल पुराना है। कितना? 4000 साल पुराना, और वो परफेक्ट लोकेशन में बताता है कि भाई ये 100 एकड़ या वो 100 बीघा ये रही जो इस जगह पे है, और इसके मालिक की हक मेरे दादा थे, और दादा के बाद मेरे परदादा थे, वो परदादा के मेरे दादा के बाद मेरे पापा थे, मेरे पापा के बाद मैं हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये जो पूरा लिखा गया है, या फिर जो ताम्रपत्र के ऊपर जो मेंशन किया है वो नाम और मेरे दादा का नाम दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। ओके, उसके बाद का वंश है, हाँ वंश है, उसके बाद ये वहाँ पे कैसे पहुँचे थे या फिर ये इनके पास कैसे आया, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा मेरा कि जो मैं प्रूफ कर सकूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। तो चाहे आपके पास आपकी ज़मीन के कागजात हों या ना होंगे तो भी वो ज़मीन लीगली मेरी गिनाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके कागज़ 4000 साल पहले के हैं। क्लियर? ये आपको एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ताम्रपत्र की इतनी वैल्यू है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि वेलफेयर ऑफ द वेल्थ क्या है, कि वेलफेयर ऑफ द वेल्थ, गुज्जर प्रांत हो गया आपका, या कह रो कि ऋषिकूट हो गया, पालव डायनेस्टी हो गई, ये जो कन्नौज के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था कि उनको कन्नौज किसी भी हालत में जीतना था। गुज्जर प्रांत और ऋषिकूटरा या फिर पल्लव डायनेस्टी ये सारी की सारी लगी पड़ी थी कि किसी भी तरीके से कन्नौज को जीता जाए। कन्नौज ऐसी जगह पे सेटल था कि जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांस लेवल का सब चीज़ें उनको मिल रही थी। तो जब वो तीनों लड़ रहे थे ना, तो उसको हम कहते हैं त्रिपटी स्ट्रगल्स। क्या कहते हैं? त्रिपटी स्ट्रगल्स, जिसके अंदर 3 पार्टीज एक चीज़ को लेके लॉन्ग टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट करती है, उसको हम कहते हैं कि त्रिपटी स्ट्रगल्स। आगे बात करते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गजनी हैज़ रेड द सब कॉन्टिनेंट्स इन द 17th centuries। 17वीं शताब्दी तक उसने मोहम्मद गजनी ने अपने हिसाब से इंडिया के ऊपर रेड करना शुरू कर दिया था। बिफोर आफ्टर द डेथ 1000 AD 125, इन टुक में इंडेक्स समझ लो कि 25 सालों के अंदर
25 सालों के अंदर मोहम्मद गजनी ने इंडिया के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया, बहुत बार उसने चढ़ाई किया और उसका मेन टारगेट था सोमनाथ टेम्पल को लूटना, गुजरात को लूटना, मोहम्मद मंदिर को भी उसको तोड़ के उसने हर एक चीज़ को उसने लूट लिया। और ये सब का हमको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मिलता है अल बिरूनी की किताब के अंदर। किसके अंदर? अल बिरूनी की किताब है, जिसने ये मेंशन किया है कि मोहम्मद गजनी ने 1000 से लेके 1025 या 25 सालों के बिटवीन बहुत बार गुजरात के ऊपर चढ़ाई की और उसने सोमनाथ के अंदर से, गुजरात के अंदर से और मोहम्मद मंदिर के अंदर से या सोमनाथ मंदिर के अंदर से या फिर गुजरात के अलग अलग विस्तारों के अंदर से बहुत चीज़ों को उसने लूट फाट के गया। और इसका मेंशन उसने किस में किया है? अल बिरूनी की किताब अल बिरूनी ने खुद किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई ये सब कुछ जब हो रहा था तो जो चौहान थे वो दिल्ली से अजमेर तक फैले हुए थे। ठीक है, अब जो चौहान लोग थे वो लोग इतने पावरफुल बन चुके थे कि वो दिल्ली से अजमेर तक पूरा का पूरा उनके पास कंट्रोल था और वो लोग अपने अच्छे से अच्छे राजा को चला रहे थे। अब होता ये है कि चालुक्य ऑफ गुजरात और चौहान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, चालुक्य ऑफ गुजरात और आपका जो चौहान होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। रीज़न उनका ये था कि उन्होंने अफ़गान के गौरी को बहुत बार हरा दिया था। अफ़गान का गौरी सबसे पहले आता है 1191 के अंदर वो आता है और उसके अगले साल जब वो मोहम्मद गौरी फिर से आता है तो 1192 के अंदर वो हार जाता है। आपने पृथ्वीराज मूवी देखी हो तो आपको वो चीज़ का समझ में आएगा, आपको याद आएगा कि मोहम्मद गजनी अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है, या फिर अफ़गान का जो गौरी शासक है वो अलग है। तो इन दोनों को कभी मिक्सअप मत करना क्योंकि बहुत चीज़ें डिफ्रेंशिएट हैं। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड ने अफ़गान के रूलर गजनी को पहले हराया था एक बार। कब हराया था? तो 91 में उसको हरा दिया था। जब 92 में अफ़गान का जो गौरी था वापस आया था तब 92 के अंदर उसको फिर से उसने पृथ्वीराज थर्ड को हरा दिया था। क्लियर? आगे एकदम जिसके बारे में आज ये पूरा चैप्टर है वो आपका है चोल वंश। कौन सा है? ये चोल वंश। ठीक है, पहली बात तो ये कि उरिया एक चोल्स का सबसे छोटा राज्य था। ठीक है, और ऐसा राज्य था कि मतलब पूरी फैमिली और चोल वंशज कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानेंगे कि वो लोग, उनका जो पूरा ओरिजिन है वो इस जगह से है। ठीक है, इनके अलावा उनके पास कुछ था नहीं। पहली बात। एक और चीज़ थी कि विद्यालय से जो उसका जो आसपास का एरिया था, जो उसके आसपास में एरिया था उसको कहते हैं विद्यालय। और जो विद्यालय था जो उसके पास का रीजन था उसके ऊपर चालुक्य वंश सबसे पहले आक्रमण करके उसको हरा दिया। जब उसको हरा दिया तो अपने विस्तार का एक कदम बाहर उसने रखा और अपने चालुक्य वंश को बढ़ाने के लिए, विस्तार को बढ़ाने के लिए पहली शुरुआत उसने वहाँ से की थी। दूसरा बताते हैं कि इस पूरे चोल वंश के अंदर, चोल डायनेस्टी के सबसे काबिल राजा है वो राजा राय। क्या नाम है उसका? राज राजा प्रथम। ठीक है, राजा प्रथम वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर था जिसने एक्सपांड किया चोल डायनेस्टी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर, और नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसने पूरा कंट्रोल उसका बना कर रखा था। आगे बात करते उसका जो सन था राजेंद्र फर्स्ट, उसने सबसे पहले उसने साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा किया। उसके यहाँ पर श्रीलंका भी था कि श्रीलंका को भी उसने अपने अंदर मतलब अपने अंदर अधीन कर लिया था। उसने इस हद तक का वो शासक था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि चोल्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो टेम्पल्स को दी गई है। तो जब आपको 2 टेम्पल्स के स्वरूप दिख रहे हैं ना, और जो 2 नाम दिए हुए हैं, जब 2 फेमस टेम्पल्स, उनके नाम अगर गलत प्रोनाउंस करूँगा इससे अच्छा है कि आप लोग उनको देख लो। ठीक है, कि किस तरीके से वो जो आपके टेम्पल्स थे वो इस तरीके से डेवलप किए जाते थे। आगे बात करते हैं कि जो मेन पर्पस था, जो इरिगेशंस के बारे में कह लो या फिर जो काउंसलर्स और जो मेंबर्स थे, जो एडमिन स्टाफ था, ये इस तरीके से खड़ा किया गया था, इस तरीके से उनको बनाया गया था कि उन लोगों के पास इतने वर्कर्स थे कि वो लोग शांति से अपना काम और लोगों का काम दोनों का कर सकते थे। ठीक है, उनके पास इतने लोग थे। और दूसरी बात आती है कि उनके पास कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी थे जो एडिशनल या फिर कह लो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस करते थे। उनका नाम है नगरम।
क्या उसका नाम है नगरम्स। ये नगरम्स लोग थे, वो एडमिन फंक्शंस को उस टाउन्स के अंदर पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से करते थे। फिर आपको जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो सभा थी, तो सभा का मतलब होता था समितियों, ठीक है। अब इन समितियों को जो बनाया गया, तो इन समितियों के हर एक अध्यक्ष को एक एक काम दिया गया कि एक अध्यक्ष बनाया, उसका काम होगा कि वो इरिगेशन वर्क्स को देखेगा, दूसरा होगा वो गार्डन को देखेगा, तीसरा वो टेम्पल्स को देखेगा, जो चौथा होगा वो इन सारी कम्युनिटीज़ के ऊपर ध्यान रखेगा कि भाई कौन सी कम्युनिटी किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है। तो ये आपका चालुक्य वंश था जो इस तरीके से पूरा का पूरा चला था। ओके, बाकी ये सब आपको रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जितना कुछ हिंदी में बताया है वही सब कुछ आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इनको एक बार डिटेल में रीड कर लेना। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये महासम्मान सामंत अधिराज वाला, ये सब कुछ आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और आप कन्फ्यूजिंग ना रहें, ठीक है। अब जो चोल डायनेस्टी थी वो इस तरीके से इतनी बड़ी फैली हुई थी, देख लो, अब एक बार देख लो। राजेंद्र चोल फर्स्ट, ये कुछ ऐसा दिखते थे, ठीक है। ओके, जो हमने भी देखा ना कि जिन्होंने श्रीलंका को कब्जा करके श्रीलंका को हराया था, ये उनका कुछ ऐसा, उनका कोई राजा का उनका कुछ ऐसा फ्लैग था, और ये उनका मेन पूरा एरिया था। ये इनका ट्रेड रूट था, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, उसका ट्रेड रूट था। चालुक्य टेरिटरीज कहाँ थी, जो ब्लू में दिख रही है ना, वो उनकी चालुक्य टेरिटरीज थी, और जो उनकी सब कॉन्टिनेंट थी, आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया जो आपका नास्ट में आपका यहाँ पर श्री विजया तक जाता है, यहाँ पे श्री विजया तक आपका जा रहा है पूरा एरिया। ये एरिया पूरा का पूरा किसके अंडर था, चालुक्य वंश के अंडर था। मतलब समझ लो कि चालुक्य वंश ने अपने ऊपर की साइड पे हमला करके किसी भी जीतने की कोशिश नहीं की थी, उसने हमेशा चोल वंश ने क्या किया, नीचे की साइड्स के जितने भी एरियाज थे जो इतने पावरफुल नहीं थे, जो इतने कुछ काबिलियत धराते नहीं थे, उनको कवर किया। क्यों कवर किया, आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पे रूट्स को के ऊपर कब्जा कर रखा था, सबसे इम्पॉर्टेंट रूट्स के ऊपर कब्जा कर रखा था, कि किसी भी इंसान को अगर चाइना से होते हुए किसी और कंट्रीज़ में जाना है, वो ऊपर से जाएगा तो उसको तूफान का खतरा है, तो वो इंडिया के ऊपर से इंडियन ओशन से होता हुआ गुजरेगा। तो वहाँ से गुजरेगा तो वो लंबा रूट लेने से अच्छा है कि वो अपने बीच का इस वाला रूट्स को अपनाएगा, और ये वो यहाँ से होता हुआ यहाँ निकलेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंदर आ चुका था, कि चोल वंश के अंदर था। तो चोल वंश इसको कभी भी देते नहीं थे, और कभी वो लोग उनको फ्री में जाने देते नहीं थे। तो ये इस तरीके से उनका पूरा का पूरा शासन बहुत लंबे टाइम तक चला, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज अपने हिसाब से अपने लोगों को दी, और अपने राजा रजवाड़ों को उनको मिलती थी। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन।